Hello dear students, welcome back to Hope Digital, the online platform of Hope Classes। तो जैसा कि बच्चे आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लास कॉन्ड्रिक्थीज एंड क्लास ओस्ट्रिक्थीज। तो जहां पे हमने इन डिटेल बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में बात करी थी। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे जहां पे हम टेट्रापोडा की बात करेंगे। तो बच्चों जब हम टेट्रापोडा की बात करते हैं तो टेट्रापोडा में हमारे ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होता है। तो इसमें हम सबसे पहले क्लास नंबर 1 की बात करेंगे जो है हमारा क्लास एम्फीबिया। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया को। एज यूजुअल जब हम किसी भी क्लास या किसी भी फाइलम का नाम देखते हैं तो भाई हम उस नाम के ऊपर उस फाइलम या क्लास के कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, यानी उस क्लास या फाइलम के कुछ ऐसे पिक्यूलियर कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे उसका नाम दिया जाता है। तो एज यूजुअल जब हम बात करते हैं एम्फीबिया की तो भाई हमारे एम्फीबियंस में ऐसे एनिमल्स आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, एम्फीबियंस में हमारे ऐसे एनिमल्स आ जाएंगे जिनका नाम उनके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर आया होगा। तो जब हम एम्फीबिया की बात करते हैं तो बच्चों एम्फीबिया वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान से सुनिएगा, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एम्फी एंड नंबर सेकंड वर्ड जो है वो है बच्चे बायस। बायस, व्हाट डज एम्फ एंड बायस मीन? तो जब हम एम्फी की बात करते हैं तो एम्फ का मतलब होता है ड्यूअल या जिसको हम बोलेंगे बोथ, एंड बायस का मतलब होता है बच्चों लाइफ और लिविंग। बायस मीन्स लाइफ और लिविंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे एम्फीबिया में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनका मोड ऑफ लिविंग जो है वो ड्यूअल रहता है, यानी वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है वो पानी के अंदर गुजारते हैं और कुछ लाइफ का जो स्टेज होता है, पार्ट होता है, वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन लैंड के ऊपर गुजारते हैं। तो इसीलिए इनको बोलते हैं एम्फीबियंस, दैट मीन्स एनिमल्स व्हिच लिव इन बोथ द एनवायरनमेंट्स, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एनिमल। तो मैं ऐसे कहूंगा फिर एम्फीबियंस क्या होते हैं, मैं लिखूंगा भाई ये ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं विच लिव बोथ इन वाटर, बोथ इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, एज वेल एज ऑन लैंड। तो ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रहेंगे और जो टेरेस्ट्रियल कंडीशन के अंदर भी रहेंगे, तो भाई उन एनिमल्स का नाम क्या देते हैं हम? एम्फीबियंस। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर जो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। एज यूजुअल किसी भी फाइलम, किसी भी क्लास के बारे में हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारा सबसे पहला जो बेसिक कैरेक्टर आता है वो हैबिटेट की बात आती है। तो हैबिटेट जैसे कि आप जानते हैं हैबिटेट इज एड्रेस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो रहता कहां है, तो भाई उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो जब हम हैबिटेट की बात करेंगे, हमने पहले ही बोला कि एम्फीबियंस में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट पानी के अंदर गुजारते हैं और अपनी लाइफ का कुछ पार्ट जमीन के ऊपर गुजारते हैं। तो इसका मतलब हुआ इनका हैबिटेट ड्यूअल होगा। ध्यान से सुनिएगा, इनका हैबिटेट क्या है सर? इनका हैबिटेट ड्यूअल है। अगर हैबिटेट ड्यूअल है तो भाई ये कुछ पार्ट जो है इनकी लाइफ का वो कहां पे स्पेंड करेंगे सर? वो वाटर के अंदर करेंगे, है ना भाई, वाटर के अंदर, और उसके बाद जमीन के ऊपर भी ये रहेंगे। बात समझ आ रही है? तो भाई इस टाइप को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ड्यूअल मोड ऑफ लिविंग। तो तभी तो इनको बोला जाता है एम्फीबियंस। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी की बात करेंगे। जब हम बॉडी की बात करते हैं यहां पे तो इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर आपको दिखने को मिलेगा 2 डिविजन या 2 पार्ट्स दिखने को मिलेंगे। शाबाश बच्चे, 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं यहां पे। इनकी बॉडी में 2 पार्ट्स को दिखने को मिलता है। नंबर 1 अगर आप देखेंगे हेड रीजन होता है, नंबर 1 हेड रीजन होता है एंड नंबर 2 ट्रंक रीजन होता है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 इज हेड रीजन एंड नंबर 2 इज ट्रंक रीजन। अगर यहां पे मैं एक एग्जांपल देखूं तो बच्चे एग्जांपल की सूरत में मैं यहां पे एक एम्फीबियन को बना रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग, तो ये आप देख सकते हैं मैंने रफली बना दिया, ये एक एम्फीबियन को मैंने रफली बना दिया। ठीक है भाई, ये आप देख सकते हैं, ये देखो बच्चों, तो ये मैंने एक एम्फीबियन को बनाया, यानी ये हमारी फ्रॉग है,
ये हमारी फ्रॉग है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिएगा। अगर आप इस फ्रॉग को देखेंगे तो भाई इसकी बॉडी जो होती है इस फ्रॉग की दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। जैसे हमने देखा इंसेक्ट्स में, क्लास इंसेक्टा में हमने देखा उनकी बॉडी में तीन पार्ट्स होते हैं, हेड होता है, थोरेक्स होता है एंड एब्डोमेन होता है। लेकिन जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, इधर आपको बॉडी में दो पार्ट्स दिखने को मिलेंगे। नंबर वन, अगर आप ये वाला रीजन देखेंगे बॉडी का, भाई दिस रीजन इज द हेड रीजन, ये हो गया हेड रीजन। एंड नंबर नेक्स्ट रीजन जो ये वाला पार्ट है, ये हो गया इसका ट्रंक रीजन। बात समझ आ रही ना, ये हो गया ट्रंक रीजन। तो हमारे पास इसकी बॉडी में दो पार्ट्स होते हैं, हेड रीजन एंड नंबर सेकंड इज ट्रंक रीजन। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बात करेंगे बच्चे लिम्ब्स की, ध्यान से सुनिएगा। क्या इनमें लिम्ब्स प्रेजेंट होती है? सर डेफिनेटली होती है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा है कि हम टेट्रापोडा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा एम्फीबिया आता है, रेप्टिलिया आता है, एव्स आते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं। तो ये चारों के चारों क्लासेस जो है ये टेट्रापोडा में आ जाते हैं। तो इनके पास चार लिम्ब्स होती है। तो इसलिए मैं लिखूंगा कि लिम्ब्स के बारे में अगर मैं यहां पे लिखूं तो भाई इनमें जो लिम्ब्स होती है सर, लिम्ब्स टू पेयर्स होती है। कितने होते हैं? टू पेयर्स ऑफ लिम्ब्स देखने को मिलता है, यानी चार लिम्ब्स इनमें पाए जाते हैं। अगर आप देखेंगे लिम्ब्स में सबसे पहले बच्चे आपको आगे वाला जो पेयर ऑफ लिम्ब होता है उसको हम बोलते हैं फोर लिम्ब्स, उनको फोर लिम्ब्स बोलते हैं। अगर आप यहां पे इस एम्फीबियन को देखेंगे, भाई ये वाला लिम्ब जो होगा ये कहलाएगा फोर लिम्ब। ध्यान से सुनिएगा, फोर लिम्ब्स। अगर आप अपनी बॉडी को भी देखेंगे, हमारे पास जो ये दो बाजू हैं ये फोर लिम्ब्स कहलाते हैं, आगे वाले दो लिम्ब्स, तो ये फोर लिम्ब कहलाएगा। और उसके बाद बैक साइड में आपको यहाँ पे एक और पेयर ऑफ लिम्ब दिखेगा, भाई इसको हम नाम क्या देते हैं सर? इसको हम नाम देते हैं हाइंड लिम्ब्स। आर यू गेटिंग? इनको नाम देते हैं हम हाइंड लिम्ब्स। तो फोर लिम्ब्स आएगा और नंबर सेकंड हाइंड लिम्ब्स आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, फोर लिम्ब्स एंड हाइंड लिम्ब्स। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कशन के लिए जरूरी है वो ये है कि अगर आप फोर लिम्ब्स को देखेंगे ना भाई, तो फोर लिम्ब्स में आपको लगभग ऑलमोस्ट 4 डिजिट्स दिखने को मिलेंगे, है ना? ये डिजिट्स होते हैं, जैसे हमारी फोर लिम्ब में 5 डिजिट्स है ना? ये देखिएगा 5 डिजिट्स। तो इनके फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स देखने को मिलेंगे, डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये देख सकते हैं 4 डिजिट्स इनकी फोर लिम्ब में होते हैं। लेकिन जब आप हाइंड लिम्ब की बात करेंगे भाई, उधर आपको 5 डिजिट्स मिलेंगे। जनरली कितने डिजिट्स होते हैं? हाइंड लिम्ब के ऊपर 5 डिजिट्स होते हैं, जैसे डिजिट नंबर 1, डिजिट नंबर सेकंड, डिजिट नंबर थर्ड, डिजिट नंबर 4 एंड डिजिट नंबर 5। तो ये 5 डिजिट्स यहाँ पे होते हैं। तो इसका मतलब हुआ कुल मिला के कि एम्फीबियंस में 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पेयर जो होता है 4 लिम्ब होता है कंटेनिंग 4 डिजिट्स, और दूसरा पेयर जो होता है हाइंड लिम्ब होता है कंटेनिंग 5 डिजिट्स। यहां तक समझ आ रही है बात? नंबर नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद बच्चों जब हम हमारे एनसीईआरटी की एग्जांपल्स की बात करते हैं, उधर एग्जांपल्स में हमारी एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दिया है एम्फीबियंस में, इक्थियोफिस। अगर आप इक्थियोफिस को देखेंगे, उसका कॉमन नेम जो है वो लिम्बलेस एम्फीबियन दिया गया है। बार बार क्वेश्चन आ जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लिम्बलेस एम्फीबियन, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है सर इनमें लिम्ब्स 2 पेयर्स होते हैं, तो फिर ये एक एक्सेप्शन के तौर पे आ जाता है कि लिम्बलेस एम्फीबियन कौन होता है। तो हमारी एनसीईआरटी ने इक्थियोफिस लिखा है। तो असल में क्या है कि हमारे जो ये एम्फीबियंस है ना बच्चों, तो एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे हम। एक नोट पॉइंट मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग। यहां पे मैं एक नोट पॉइंट ऐड कर लूंगा, शाबाश। एक नोट पॉइंट मैं लिखूंगा कि हमारे एम्फीबियंस में कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनमें लिम्ब्स होते ही नहीं है, वो लिम्ब्स के बगैर होते हैं। तो उस ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस को बोला जाता है केकिलियंस। याद रखिएगा, तो मैं लिखूंगा केकिलियंस, केकिलियंस हैव नो लिम्ब्स। शाबाश, केकिलियंस को लिम्ब्स नहीं होते हैं, तो भाई इसीलिए केकिलियंस को हम नाम क्या देते हैं? इसीलिए इनको हम नाम देते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस, लिम्बलेस एम्फीबियंस। तो इसी में अगर आप देखेंगे हमारी एग्जाम्पल में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इक्थियोफिस, इक्थियोफिस। यानी बच्चों हमारा जो इक्थियोफिस होता है,
इसमें लिम्बस होते नहीं है, डिस्पाइट कि हमारा जो एम्फीबिया क्लास है ये टेट्रापोडा में आता है, 4 पेयर ऑफ लिम्बस, सॉरी 2 पेयर ऑफ लिम्बस होते हैं, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एक केकिलियंस ग्रुप होता है इन एम्फीबियंस में, जिनमें बच्चों लिम्बस क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आर यू गेटिंग? रिमेंबर, शाबाश। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, टेल की बात करेंगे। चलो बच्चों, क्या इनमें टेल प्रेजेंट होता है? अगर आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था कॉर्डेटा, जब हमने कॉर्डेट्स की बात करी थी, तो कॉर्डेट्स में हमने कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर देखे थे कि उनमें एक और कैरेक्टर होता था पोस्ट एनाल टेल, है ना? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहां पे टेल की बात करूंगा तो भाई टेल में भी क्या होता है, टेल में भी 2 कंडीशंस होती है। ध्यान से सुनिएगा सर, टेल जो है, टेल किसी जगह पे प्रेजेंट होता है और किसी जगह पे एब्सेंट होता है। रिमेंबर क्या है कि टेल किसी एम्फीबियन में आपको दिखने को मिलेगा और किसी एम्फीबियन में नहीं दिखने को मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारी फ्रॉग है, यहाँ पे अडल्ट फ्रॉग के ऊपर आपको टेल नहीं मिलेगा। जैसे मैं स्लाइड के पास जाऊंगा, नंबर नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी की एग्जांपल। अगर आप एनसीईआरटी की एग्जांपल को देखेंगे, उसने सलामेंड्रा और फ्रॉग को दिया हुआ है। सलामेंड्रा में आपको दिखने को मिलेगा ये पोस्ट एनाल टेल है। आर यू गेटिंग? टेल इधर प्रेजेंट है, लेकिन अडल्ट फ्रॉग में टेल आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे एम्फीबियंस में टेल या तो प्रेजेंट होगा या टेल एब्सेंट होगा। अब बात यह है कि जिन एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट होता है भाई उनको हम नाम देते हैं यूरोडेला। यूरोडेला, यूरोडेला ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जिनके पास टेल प्रेजेंट रहता है, पोस्ट एनाल टेल प्रेजेंट रहता है। जिनके पास टेल एब्सेंट रहता है भाई उनको हम नाम देते हैं एन्यूरा। मींस एब्सेंट, विदाउट। तो दैट मींस वो एम्फीबियंस जिनमें टेल प्रेजेंट होगा यूरोडेला कहलाएंगे, और जिनमें टेल एब्सेंट होता है वो कहलाते हैं एन्यूरा। आर यू गेटिंग? तो अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, यहां पे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी ने दी है। एक तो सलामेंड्रा को दिया है जिसके पास टेल प्रेजेंट है, और दूसरा फ्रॉग दिया है जिसके पास टेल एब्सेंट है। बात समझ आ रही ना? तो इसका मतलब हुआ, अगर हम वापस जाएंगे एग्जाम्पल्स पे, यूरोडेला, क्या यूरोडेला में बच्चे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकता हूं सलामेंड्रा? सलामेंड्रा, आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल आ जाएगा टेलड एम्फीबियन। और एन्यूरा में क्या आ जाएगा सर? एन्यूरा में हमारी अडल्ट फ्रॉग आएगी, याद रखिएगा। तो जिसको हम नाम लिखते हैं, जिसको हम नाम क्या लिखते हैं भाई? जिसको नाम लिखेंगे हम रैना, साइंटिफिक नेम रैना, है ना? रैना फ्रॉग, अडल्ट फ्रॉग। इसमें क्या है सर? इसमें टेल एब्सेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि टेल की बेसिस पे हम देखते हैं कुछ एम्फीबियंस में टेल प्रेजेंट होगा जो यूरोडेला ग्रुप में आ जाते हैं, एग्जाम्पल सलामेंड्रा, और उसके बाद कुछ जिनमें टेल एब्सेंट होता है उनको हम एन्यूरा ग्रुप बोलते हैं, और जिसमें एग्जाम्पल हमारा क्या रहेगा? रहना। आर यू गेटिंग बच्चे? मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज आईलिड्स। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, जब हम आईलिड की बात करते हैं, अगर हम नॉर्मली ह्यूमंस की बात भी करेंगे तो हमारे पास आईलिड प्रेजेंट रहता है। 2 आईलिड्स हमारे पास होते हैं, एक अपर वाला आईलिड और दूसरा लोअर वाला आईलिड। क्लियर? जब हम फ्रॉग को देखेंगे बच्चों, फ्रॉग में आपको दिखने को मिलेगा 2 आईलिड्स, अपर और लोअर के अलावा एक और आईलिड आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब हुआ कि जब आईलिड्स की बात करते हैं तो हमारे एम्फीबियंस में 2 आईलिड्स के अलावा तीसरा आईलिड भी दिखने को मिलता है। आर यू गेटिंग? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। क्या मैंने कहा बच्चे? जनरली इनमें 2 आईलिड तो होने चाहिए थे जैसे हमारे पास है, लेकिन एम्फीबियंस में तीसरा एक्स्ट्रा थर्ड आईलिड भी प्रेजेंट रहता है। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब हुआ आईलिड जो होते हैं वो 3 इन नंबर होते हैं, है ना? सबसे पहले अपर आईलिड आ जाएगा, अपर आईलिड आ जाता है। फिर इसके बाद बच्चों लोअर आईलिड आ जाता है, लोअर आईलिड आ जाता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट तीसरा वाला है भाई, उसको हम नाम देते हैं थर्ड आईलिड। मैं लिखूंगा थर्ड आईलिड, और उसी थर्ड आईलिड को नाम क्या दिया जाता है? नोन एज, थर्ड आईलिड इज नोन एज निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन। रिमेंबर, निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन, निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला मैंने बच्चे? मैंने कहा पहला आईलिड होगा अपर आईलिड, लोअर आईलिड, इसके बीच में आपको दिखने को मिलेगा
थर्ड आईलिड जिसका नाम क्या होता है, निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन। भाई याद रखिएगा, इसके पास तीसरा आईलिड जो होता है वो कौन होता है सर, उसका नाम है निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन। आर यू गेटिंग? चलिएगा, अब निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन अगर आप यहां पे देखना चाहेंगे तो इधर लिखूंगा मैं इसको, ये मान के चलिएगा, मान के चलिएगा भाई निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन ये हुआ। ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, तो इसको मैं नाम क्या दे रहा हूं सर, ये वाला जो है ये हो गया इसका निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन, है ना, ये है इसका निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, ये निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन हो गया। भाई इस निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, जब एक एम्फीबियन पानी के अंदर जाता है, जब ये पानी में जाता है तो पानी के अंदर ये क्या करता है, इसको अपने एनवायरनमेंट के ऊपर नजर रखनी होती है। तो होता क्या है जनरली, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, हम अपना हेड जो है पानी के अंदर डुबो देंगे, तो भाई क्या हम अपनी आंखों को पानी के अंदर खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते, हम आंखों को खोल के नहीं रख सकते पानी के अंदर। तो होता क्या है कि जो ये निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ये पानी के अंदर इनकी आई को क्या करता है बच्चों, ये इनकी आई को कवर करता है और प्रिवेंट करता है अगेंस्ट द वाटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन होगा इस एम्फीबियन में, ये प्रिवेंट करेगा आईज को, प्रिवेंट्स आईज अंडर वाटर। शाबाश, क्या करेगा, ये पानी के अंदर इनकी आईज को प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी अपनी आंखों को ओपन करके रख सकते हैं। समझ आई बात? शाबाश। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, टिम्पैनम। व्हाट इज टिम्पैनम? देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे ह्यूमंस की बात करेंगे, हमारी बॉडी के पास आपको दिखने को मिलेगा एक्सटर्नल ईयर, है ना, टू रिसीव द साउंड सिग्नल। तो होता क्या है कि इनको पानी के अंदर भी जाना पड़ता है, तो इनके पास एयर ओपनिंग जो होती है, मतलब एक्सटर्नल एयर जो होता है, ये एज सच ऐसा नहीं होता है। फिर आप देखेंगे इनकी बॉडी के पास आई के थोड़ा सा पीछे आपको यहां पे दिखने को मिलेगा एक इस तरीके से स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है सर, इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम, रिमेंबर क्या नाम है इसका, टिम्पैनम। तो व्हाट इज टिम्पैनम? तो मैं लिखूंगा टिम्पैनम जो है सर, ये रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स एक्सटर्नल ईयर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। इनका जो ईयर होता है वो किससे रिप्रेजेंट होता है सर, वो इस टिम्पैनम से रिप्रेजेंट होता है। बात समझ आ रही है? तो यहां तक बच्चे हमने बात करी है इनके हैबिटेट की, बॉडी की बात करी, उसके बाद हमने लिम्बस के बारे में पढ़ा, टेल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद बच्चों हमने आईलिड्स के बारे में पढ़ा। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, उसकी बात करेंगे। देखिएगा नंबर नेक्स्ट, रेस्पिरेशन। देखो बच्चों, आपने देखा है कि जितने भी फाइलास हमने अभी तक पढ़े या क्लासेस हमने पढ़ा फिशेस के बारे में, तो आपने देखा कहीं पे रेस्पिरेशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होता है, कहीं पे कोई और ट्रैकियल रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होता है, कहीं पे कोई और स्ट्रक्चर होता है ना। बुक लंग्स हमने पढ़े, बुक गिल्स हमने पढ़े। फिशेस में रिसेंटली हमने जो पढ़ा वहां ब्रेंकियल रेस्पिरेशन यानी गिल्स के थ्रू गैसोस एक्सचेंज होता है। लेकिन बच्चों जब हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे एम्फीबियंस में, वी नो दैट कि इनका जो मोड ऑफ लिविंग है वो ड्यूअल है। ये तो पानी के अंदर भी रहते हैं, ये तो जमीन के ऊपर भी रहते हैं। तो दैट मीन्स अगर ये पानी के अंदर रहते हैं उधर तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन गिल्स से ही होगा। अगर ये पानी के ऊपर टेरिस्ट्रियल कंडीशन में रहते हैं जमीन के ऊपर, तो उधर तो गिल्स का काम नहीं होगा, फिर तो उधर लंग से रेस्पिरेशन होगा, है ना। तो इसीलिए होता क्या है कि जब हम इनकी रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो भाई रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करेगा कि जो ये एम्फीबियन है ये रहता कहां है। इसीलिए मैं लिखूंगा कि रेस्पिरेशन गिल्स से भी होगा, और बच्चों रेस्पिरेशन लंग्स या बच्चों मॉइस्ट स्किन के भी थ्रू होगा, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होगा। तो इसका मतलब हुआ गिल से कब रेस्पिरेशन होगा सर, गिल से होगा इन वाटर, गिल से होगा इन वाटर। मिसाल के तौर पर अभी हम पढ़ेंगे जो टैडपोल लार्वा होता है, अगर आप फ्रॉग की डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो फ्रॉग में जो होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद उधर एक लार्वा बनता है जिसका नाम है टैडपोल लार्वा, और वो टैडपोल लार्वा पानी में ही रहता है और उसके पास रेस्पिरेशन करने के लिए गिल्स होती हैं। तो मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा में होता है ब्रेंकी रेस्पिरेशन गिल्स से, है ना। लंग्स प्लस मॉइस्ट स्किन किस में होता है सर, ये टेरिस्ट्रियल कंडीशन पे होगा। टेरिस्ट्रियल कंडीशन, टेरिस्ट्रियल कंडीशन मींस ऑन लैंड, है ना,
ध्यान से सुनिएगा। तो इसका मतलब हुआ कि रेस्पिरेशन पानी के अंदर होगी वाया गिल्स एंड रेस्पिरेशन होगी जमीन के ऊपर वाया लंग्स और थ्रू मॉइस्ट स्किन, मिसाल के तौर पर फ्रॉग में जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। नंबर नेक्स्ट, हार्ट के बारे में। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हम एम्फीबियंस में पढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा जब हमने फिशेस की बात करी, चाहे कॉन्ड्रिक्थियस थी या ऑस्ट्रिक्थियस थी, तो बच्चे उधर हमने देखा उनका हार्ट जो होता था वो 2 चैम्बर्ड होता था। एक अट्रिया होता था या ऑरिकल होता था और दूसरा वेंट्रिकल होता था, जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वीनस ब्लड को पंप किया जाता था। बात समझ आ रही है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम हार्ट की बात करेंगे तो बच्चे इनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं सर? हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं। रिमेंबर, अगर हार्ट में 3 चैम्बर्स है तो बच्चों उसमें जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं अट्रिया या ऑरिकल्स, और एक उसमें होता है वेंट्रिकल। एक क्या होता है? वेंट्रिकल। ध्यान से सुनिएगा, ये इनका हार्ट होता है। अगर थोड़ा सा इनके हार्ट को डिस्कस करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं, मान के चलते हैं बच्चे ये मैंने इनका हार्ट बना दिया, ये मैंने एम्फीबिया का हार्ट बना दिया। लेट अस एज्यूम कि ये इसका हार्ट ये है। इसका मतलब हुआ इनका जो हार्ट होगा उसमें एक होगा, अच्छा 2 अट्रिया की बात करी थी हमने, 2 अट्रिया सर, एक होगा राइट अट्रिया या ऑरिकल और दूसरा होगा लेफ्ट अट्रिया या ऑरिकल, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना भाई, लेफ्ट ऑरिकल। देख लीजिएगा, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और बच्चों ये बीच में क्या हो गया? ये एक वेंट्रिकल हो गया। तो टोटल मिला के 3 चैम्बर्स हो गए, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा सा हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है कि बच्चे हमने पढ़ना भी है आगे फिजियोलॉजी वाले पोर्शन में, जब हम ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे उधर हम हार्ट का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देखेंगे कहां कहां से कौन सा ब्लड फ्लो करता है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, होता क्या है बच्चों, क्या हमारा वेंट्रिकल जो होता है जब ये ब्लड को पंप करेगा तो भाई ब्लड आ जाएगा और ये कहां जाएगा सर? ये टिश्यू में जाएगा। रिमेंबर, कहां जाएगा बच्चों? सर ब्लड जाएगा टिश्यू में। डन, ब्लड जाएगा टिश्यू में। अब टिश्यू के पास एक्सचेंज हो जाएगा जो हम अलग से पढ़ेंगे, और यहां से वापस जो ब्लड आएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा सर? ये राइट ऑरिकल में जाएगा। कहां जाएगा? राइट ऑरिकल में। अब हमें पता है यहां पे हमारी वैल्व्स होती है ना, तो ये नीचे आ जाएगा ब्लड और वेंट्रिकल में जाएगा। आर यू गेटिंग? तो वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को, ये वापस ब्लड को यहां से निकालेगा और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहां पे सर? ये जाएगा लंग्स में। रिमेंबर, कहां जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, या तो ये जाएगा बच्चों लंग्स में, या तो ये जाएगा किन में? या तो ये जाएगा गिल्स में, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि हमारा एम्फीबियन रहता कहां है। पानी के अंदर रह रहा है तो गिल्स से रेस्पिरेशन होगा, जमीन के ऊपर रह रहा है तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा। तो यहां से ब्लड कहां जाएगा सर? यहां से ब्लड जाएगा भाई किधर सर? यहां से ब्लड जाएगा या तो लंग्स में या तो कहां जाएगा? गिल्स में। ठीक है, अगेन गिल्स या लंग्स में फिर से एक्सचेंज हो जाएगा ब्लड का, और वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा सर? ये फिर से जाएगा लेफ्ट ऑरिकल में। अगेन फिर से ब्लड नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में, है ना। तो ये रहेगा ब्लड फ्लो किस में? हमारे इन एम्फीबियंस में। ध्यान से सुनिएगा। अब अगर आप एम्फीबियंस में देखेंगे, नंबर 1 सर हार्ट हमारा 3 चैम्बर है। इधर हमने देखा राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, टोटल 3 चैम्बर्स है ना। दूसरा पॉइंट जो इधर इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन सा ब्लड जो है उसको पंप करता है हमारा हार्ट। जैसे अगर आप ह्यूमन की बात करेंगे, जब हम अलग से पढ़ेंगे, इधर वेंट्रिकल के भी पास सेप्टम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल अलग अलग होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहता है। लेकिन जब आप एम्फीबियंस की बात करेंगे, इसी वेंट्रिकल में ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसी वेंट्रिकल में ऊपर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो दोनों ब्लड यहां पे मिक्स हो जाते हैं। तो जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो भाई मिक्स टाइप ऑफ ब्लड पंप हो जाएगा ना। तो मैं लिखूंगा मिक्स टाइप ऑफ ब्लड जो है, मिक्सड टाइप ऑफ ब्लड जो है उसको क्या किया जाएगा? वो पंप किया जाएगा। मिक्स टाइप ऑफ ब्लड इज पंप्ड। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दूसरा, वो क्या है? आप देखिएगा कि जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है इस एम्फीबियन की बॉडी में, भाई वो तो 2 बार कर रहा है।
ध्यान से सुनिएगा, लंग से हार्ट, हार्ट से टिश्यू, फिर टिश्यू से हार्ट, हार्ट से वापस लंग्स। भाई इसको तो हम डबल सर्कुलेशन पढ़ते बोलते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा सर्कुलेशन वाले पोर्शन में। तो इधर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है 2 बार तो कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे इस वेंट्रिकल में ब्लड जो है वो सेपरेटेड नहीं है, ऑक्सीजनेटेड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में सेपरेटेड नहीं है। तो इसका मतलब हुआ सेपरेशन ऑफ द ब्लड नहीं हो पा रहा है, डबल सर्कुलेशन हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। अगर यहां पे वेंट्रिकल में भी सेप्टम हो जाता तो भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता अलग होता और डिऑक्सीजनेटेड ब्लड का रास्ता अलग होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहां पे क्या है कि यहां पे हमारा वेंट्रिकल जो है वो एसेप्टेट है, उसमें सेप्टम नहीं बना है, जिसकी वजह से ब्लड यहां आके मिक्स हो रहा है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाएगा। तो मैं लिखूंगा इधर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन दिखाते हैं ये लोग। क्या है सर? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है, क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इधर लिखूंगा, जगह नहीं है बच्चे इस साइड में, तो यहां पे एक और पॉइंट लिखूंगा मैं कि ये एम्फीबियंस जो है ना बच्चे, एम्फीबियंस आर, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कोल्ड ब्लडेड, शाबाश, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वेरी गुड। क्या हमारे जो ये एम्फीबियंस होते हैं भाई ये कोल्ड ब्लडेड है? व्हाट डज कोल्ड ब्लडेड मीन बच्चों? डज इट मीन कि इनका ब्लड जो होता है वो कोल्ड रहता है? ध्यान से सुनिएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स उनको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एक एग्जांपल दूंगा मैं, आपको समझ आएगा। देखो बच्चों, आज विंटर है तो हमने गर्म कपड़े लगाए हैं क्योंकि हमने अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे कांस्टेंट करके रखना है। कल समर्स आ जाएंगे, हम ये कपड़े निकाल के हम कॉटन वाले कपड़े लगा देंगे ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहे, 37 पे रहे। यानी हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, बैलेंस रहे, कांस्टेंट रहे। समझ आ रही है बात? लेकिन जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, कल हमने रेप्टाइलिया को पढ़ना है, इनमें क्या होता है कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखते हैं बच्चों, आज विंटर चल रहे हैं, सर्दी बहुत है ना, तो बाहर टेम्परेचर माइनस है, तो जो ये एम्फीबियंस होते हैं ये इस वक्त छुपे हुए हैं, आपको कहीं पे भी इस वक्त एम्फीबियन नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये एक किस्म की गायब हो जाते हैं। तो इसलिए वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, भाई उन एनिमल्स को नाम क्या देते हैं हम? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या इन्हीं को हम नाम क्या देते हैं? पाइक्लोथर्मस एनिमल्स। पाइक्लोथर्मस एनिमल्स, पाइक्लोथर्मस एनिमल्स। आपको बात समझ आ रही है? तो पाइक्लोथर्मस एनिमल्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन होते हैं सर? ये वो एनिमल्स होते हैं, ये भाई वो एनिमल्स होते हैं जो क्या होते हैं? अनएबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे सर, पाइक्लोथर्मस एनिमल्स किनको बोला जाता है? भाई पाइक्लोथर्मस एनिमल्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं कर पाते हैं सर? जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। भाई ऐसे एनिमल्स को हम नाम क्या देते हैं सर? ऐसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं पाइक्लोथर्मस एनिमल्स, या क्या नाम देते हैं सर? इनको नाम देते हैं हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हार्ट इन केस ऑफ एम्फीबियंस। आर यू गेटिंग बच्चे? शाबाश। मूविंग टू द नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज रिप्रोडक्शन। ध्यान से सुनिएगा, रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चों रिप्रोडक्शन को मैं अलग सा एक और स्लाइड पे लेके जाऊंगा, थोड़ा सा उधर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा रिप्रोडक्शन के बारे में। शाबाश, देख लीजिएगा भाई, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा मैं, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन देखो बच्चों, जब हम एम्फीबियंस की बात करते हैं तो एम्फीबियंस में जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं। रिमेंबर सर, इनमें सेक्सेस जो होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। डू यू रिमेंबर कि हमने बोला था कि बच्चों एक ट्रिक के थ्रू आपने याद रखना है कि अगर सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो भाई उस कंडीशन को हम नाम क्या देते हैं सर? हम उस कंडीशन को नाम देते हैं डीयू कंडीशन।
शाबाश। व्हाट इज DU? सर D मीन्स डायोइशियस, U मीन्स यूनिसेक्सुअल, यानी जब सेक्सेस सेपरेट होंगे, ठीक है ना। अगर सेक्सेस बच्चों सेपरेट है, अगर सेक्सेस सेपरेट है, डज इट मीन यहां पे मेल और फीमेल अलग अलग दिखेगा? यहां मेल और फीमेल अलग दिखेगा, है ना, तभी तो हम बोलेंगे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, मेल फीमेल अलग है। जैसे ह्यूमन्स में मेल ह्यूमन अलग है, फीमेल ह्यूमन अलग है। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब हुआ मेल और फीमेल बाहर से ही आपको डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां से आपको पता चलेगा। बच्चों हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक और चैप्टर पढ़ना है हमारे सिलेबस में, उसमें हमने फ्रॉग को डिटेल में पढ़ना है। वापस लेके आ जाऊंगा मैं फ्रॉग के पास। तो बच्चों अगर आप इस फ्रॉग को देखेंगे, मेल फ्रॉग को देखेंगे, तो आपको दिखने को मिलेगा कि हमारा जो मेल फ्रॉग होता है उसका जो 4 लिम्ब है, डिजिट नंबर 1 जो उसका है, उस डिजिट नंबर 1 पे आपको एक पैड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। ये पैड लाइक स्ट्रक्चर, इस पैड को नाम देते हैं हम कॉपुलेटरी पैड। बात समझ आ रही ना? ये सिर्फ मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। नंबर 2, इस मेल में साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल कॉर्ड जो होते हैं, जो एक क्रॉकलिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, वो भी तो मेल में होता है। तो इसका मतलब हुआ हम पहचान सकते हैं कि मेल अलग है और फीमेल अलग है। तो इसको हम नाम क्या देते हैं? सर इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल फीमेल टोटली सेपरेटेड होंगे यहां पे। क्लियर? नंबर नेक्स्ट। उसके बाद जब हम इनकी बात करते हैं, क्या ये ओविपेरस होते हैं कि विविपेरस? शाबाश सर, ये ओविपेरस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ओविपेरस? सर ओविपेरस का मतलब होता है एग लेइंग। क्या होता है? एग लेइंग, यानी ये एग ले करेंगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो इस वाले केस को मैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन को यहां पे क्या करूंगा बच्चे, रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ऐसे ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लेट अस एज्यूम, हम कंसिडर करेंगे ये एक सराउंडिंग वाटर है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा सराउंडिंग वाटर है। रिमेंबर, मान के चलो बच्चों ये हमारा सराउंडिंग वाटर है, फ्रेश वाटर है ना। चलिएगा ध्यान से सुन लेना बच्चे, रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये वाटर है, इस वाटर में क्या हुआ कि हमारी एक फ्रॉग जो है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे लोग, ये हमारी फ्रॉग है। इस फ्रॉग ने यहां पे एग्स को ले किया। क्या किया? ले, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, ये एग ले करे इसने, ठीक है ना। तो दैट मींस दे आर ओविपेरस, इन्होंने एग ले किया सराउंडिंग वाटर में। उसके बाद मेल आएगा और मेल अपने सुपरमस को रिलीज करेगा। मेल भी तो सुपरमस को रिलीज करेगा, है ना, मेल भी सुपरम रिलीज करेगा। अब मेल जब सुपरम रिलीज करेगा तो होगा क्या बच्चों? ध्यान से सुनिएगा, जब मेल रिलीज करेगा सुपरमस, ध्यान से सुनेंगे बच्चों लोग, थोड़ा सा इसको एनवायरनमेंट को बड़ा बना देंगे, वाटर को थोड़ा सा हम यहां पे बड़ा कर देंगे। चलो ये देखिएगा, मेल ने जब सुपरम रिलीज करा तो होगा क्या? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा सर, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद एक लार्वा बनता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बनेगा? एक लार्वा बनेगा। तो लार्वा इन टर्म मेटामॉर्फोसिस करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में। क्या हो जाएगा? अडल्ट में। आपको बात समझ आ रही ना? तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहां पे डिटेल में लेके जाऊंगा और हम डिस्कस करेंगे। तो देख लो भाई, अब क्या है कि जब यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई, सर फर्टिलाइजेशन के बाद लार्वा बन गया। ध्यान से सुनिएगा, इनका जो लार्वा होता है, मान के चलिएगा भाई ये लार्वा है। तो हमने इससे पहले भी बोला था कि लार्वा के पास बच्चों आपको क्या दिखने को मिलेगा? सर एक तो गिल्स हो जाएंगी, एक तो इसके पास गिल्स होती है और दूसरा इसके पास टेल होता है, ठीक है। अब यही लार्वा जो है ये पानी के अंदर ही है अभी, याद रखिएगा भाई, ये पानी के अंदर ही है। और पानी के अंदर जो हमारा लार्वा होगा, इस लार्वा में क्या हो जाएगा? सर इसमें मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी। मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? सर मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है जहां पे एक लार्वल स्टेज में कुछ चेंजेस आ जाएंगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में। तो यहां पे आप देखो बच्चों, हमारा जो ये लार्वा होता है इसमें कौन कौन सी चेंजेस आ जाएंगी? नंबर 1, सर इसमें जो गिल्स है, गिल्स ये लूज करेगा। नंबर 2, टेल जो है सर इसमें टेल भी लूज हो जाएगा, है ना। और ये चीजें जब इसमें हो जाएगी उसके बाद ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? सर ये कन्वर्ट हो जाएगा अडल्ट में। आर यू गेटिंग? अब जब हम अडल्ट को देखेंगे तो भाई हमारे अडल्ट के पास गिल्स नहीं होंगे, इसके पास कभी कभी टेल भी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि टेल ना हो, लेकिन हो नहीं सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा टैडपोल लार्वा फ्रॉग का, उसमें टेल होता है लेकिन अडल्ट फ्रॉग में फिर नहीं होता है। तो कुल मिला के मैं कहना क्या चाहता हूं कि जब इनमें
एग्स ले करती है एक फीमेल, उसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होगी, फर्टिलाइजेशन, सर फर्टिलाइजेशन क्या होती है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। जैसे ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है बॉडी के अंदर, तो इनमें फर्टिलाइजेशन क्या होती है? एक्सटर्नल होती है। एक्सटर्नल कहां पे होती है? सर वो सराउंडिंग वाटर में, सराउंडिंग वाटर में, सराउंडिंग वाटर में हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब पैडी लगाने का टाइम आता है तो वहां पे आपको वो जेलिटेनियस रस्सियां जैसे मिलती है, ब्लैक कलर की, वो जेलिटेनियस होती है और वो एग्स किसके होते हैं? फीमेल फ्रॉग के होते हैं। उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट कैसे होगा? तो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि सर डेवलपमेंट दो तरीके से होता है किंगडम एनिमलिया में। या तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा जहां पे जाइगोट के बाद डायरेक्टली ये बनेगा, एम्ब्रियो ऐसा होता है जो पैरेंट जैसा होता है, या अगर जाइगोट के बनने के बाद एक लार्वल स्टेज आएगा जो बिल्कुल भी अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जाइगोट, सॉरी ये टैडपोल लार्वा, क्या ये अडल्ट फ्रॉग जैसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो भाई इसको हम नाम क्या देते हैं? डेवलपमेंट क्या होता है? इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाया लार्वल स्टेज। तो भाई उस लार्वा का नाम क्या देते हैं यहाँ पे? सर उसका नाम देते हैं हम टैडपोल लार्वा। मिसाल के तौर पर किसमें? हमारी फ्रॉग में होता है, टैडपोल लार्वा कहलाते हैं। आपको बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ रिप्रोडक्शन में हम थोड़ा सा एक रिवीजन करेंगे। हमने बोला रिप्रोडक्शन में एम्फीबियंस में क्या होता है? सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी डीयू कंडीशन, डायोइशियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है, मेल फीमेल अलग होता है। क्लियर? फिर हमने देखा कि ये जनरली ओविपेरस होते हैं, नॉट विविपेरस। जहां पे विविपेरस जहां डायरेक्ट बर्थ दिया जाता है, लेकिन ये एग ले करते हैं सराउंडिंग वाटर में, जिसको हम नाम देते हैं ओविपेरस एनिमल्स एग लेइंग, है ना। उसके बाद जब सराउंडिंग वाटर में एग ले किया फीमेल ने, तो मेल स्पर्म डालेगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई। क्या फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रही है कि बॉडी के बाहर? सर बॉडी के बाहर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सराउंडिंग वाटर में। नंबर सेकंड, अब जब फर्टिलाइजेशन होगी जाइगोट बनेगा। क्या जाइगोट के बाद तुरंत जो एम्ब्रियो बनता है वो पैरेंट जैसा होता है? सर नहीं, फिर वो एक लार्वा के थ्रू जाएगा। सर जिस डेवलपमेंट में भी लार्वा आ जाता है उसको नाम देते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा का नाम यहाँ पे हम लेते हैं टैडपोल लार्वा। तो यहाँ पे अब हमने देखा कि जो लार्वा होता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाती है, जैसे गिल्स लूज करेगा, वो टेल कहीं पे लूज करेगा। तो भाई इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस, और वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है? अडल्ट में। यहां तक आपको बच्चे बात समझ आ रही है? तो मूविंग टू आवर प्रीवियस स्लाइड जहां पे हमने रिप्रोडक्शन की बात करी थी, तो ये रिप्रोडक्शन के बारे में हो गया। लास्ट वाला जो इसमें रहता है एज यूजुअल हमारी एनसीईआरटी एग्जांपल्स को देती है। तो यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी ने लगभग 5 एग्जांपल्स को दिया है, तो जिनको हम यहां देखेंगे। सबसे पहली एग्जांपल बुफो। अगर आप देखेंगे ना भाई, बुफो किसका नाम होता है? सर इसका कॉमन नेम जो होता है दैट इज टोड। बुफो इज कॉमनली नोन एज टोड। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, हाइला। हाइला इज कॉमनली नोन एज ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग, ठीक है ना बच्चे। नंबर सेकंड, इक्थियोपिस। ये अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्थियोपिस, ऑलरेडी मैंने बात किया है, किकिलियंस में आता है, लिम्बलेस एम्फीबियंस में। तो हमारी एनसीईआरटी ने इक्थियोपिस को लिखा है लिम्बलेस एम्फीबियन। लिम्बलेस एम्फीबियन, लिम्बलेस एम्फीबियन। आर यू गेटिंग? नंबर नेक्स्ट, रैना। रैना का हमने ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ एनसीईआरटी ने दिया भी है रैना। तो रैना जो है यहाँ पे एक पॉइंट में लिखना चाहूंगा, हमारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने कि कौन सा फ्रॉग ऐसा है जो इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बच्चे इसको बोला जाता है रैना टिग्रैना। रैना टिग्रैना, इसीलिए यहां पे मैंने स्पीशीज को ऐड किया टिग्रैना। यानी राना टिग्रैना जो है ये कौन सा फ्रॉग है? मोस्टली फाउंड इन इंडिया। फाउंड इन इंडिया, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि मोस्ट अबंडेंट फ्रॉग जो है, जो सबसे ज्यादा फ्रॉग अबंडेंटली पाया जाता है, वो है राना टिग्रैना। नंबर लास्ट एग्जांपल अगर आप देखेंगे, सलामेंड्रा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, सलामेंड्रा जो है ये टेल्ड एम्फीबियन में आ रहा है ना, यूरोडेला में। तो इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है सलामेंडर। क्या नाम होता है भाई? वो होता है सलामेंडर। तो दो एग्जांपल्स हमारी एनसीईआरटी की, सलामेंड्रा टेल्ड एम्फीबियन में आ रहा है, और एन्यूरा में हमारी फ्रॉग आती है जिसका नाम क्या है? रैना। तो इस तरीके से बच्चे हमने जो है क्लास एम्फीबिया को यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो एक यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिवीजन 1 मिनट के अंदर अंदर हम करेंगे। सबसे पहले क्लास एम्फीबियंस में हमने पढ़ा इनका हैबिटेट जो होता है, हैबिटेट के ऊपर ही इनका नाम एम्फीबिया आया। एम्फीबियंस ड्यूअल आर बोथ, बायस मींस लिविंग, यानी ये दोनों हैबिटेट्स में रहते हैं, कभी
पानी में इनका लाइफ का कोई पार्ट गुजरता है, जैसे आपने अभी देखा लार्वल स्टेज पानी में गुजरता है, और उसके बाद अडल्ट स्टेज जो है वो मोस्टली कहां पे गुजरता है सर, वो लैंड के ऊपर ये स्पेंड करते हैं ना, तभी तो इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। नंबर सेकंड, बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं सर, एक इनका हेड पार्ट होता है जिसमें आपको दिखने को मिलेगा आई होती है, यहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे नॉस्ट्रल्स होते हैं, माउथ होता है, उसके बाद टिम्पैनम होता है जो हम डिटेल में डिस्कस कहां पे करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, वहां फ्रॉग को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर सेकंड, ट्रंक रीजन होता है और ये वाला पार्ट ट्रंक रीजन है। लिम्ब्स की बात करी हमने, टू पेयर ऑफ लिम्ब्स होते हैं बिकॉज दे आर टेट्रापोडा, फोर लिम्ब होता है, हाइंड लिम्ब होता है, फोर लिम्ब में 4 डिजिट्स होते हैं, हाइंड लिम्ब में 5 डिजिट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि केकिलियंस ऐसे एम्फीबियंस होते हैं जो लिम्बलेस होते हैं, जिसमें हमारी एग्जांपल में हमने अभी लिखा था इक्थियोपिस। नंबर नेक्स्ट हमने टेल की बात करी, भाई टेल कभी प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। जिनमें प्रेजेंट होता है उनको हम यूरोडेला बोलते हैं, जिसमें एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी ने सलामेंड्रा को दिया, और जिनमें टेल एब्सेंट होता है उनको हम एन्योरा बोलते हैं, जिसमें हमारी अडल्ट फ्रॉग आती है। उसके बाद हमने आईलिड्स की बात करी, भाई इनमें 2 आईलिड्स के अलावा तीसरा भी आईलिड होता है जिसको हम नाम देते हैं निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन। तो निक्टिशेटिंग मेम्ब्रेन उनको करता क्या है, वो पानी के अंदर अंडर वाटर वो क्या करता है, इनकी आई को प्रोटेक्ट करता है। नंबर नेक्स्ट कैरेक्टर की जिसकी हमने बात करी थी भाई वो है रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन जो है वो डिपेंड करेगा कि एनिमल का हैबिटेट किधर है। अगर वो पानी में है तो भाई रेस्पिरेशन गिल से होगा, जैसे टैडपोल में हमने देखा लार्वा में, और उसके बाद अगर ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन पे रहता है तो उसमें रेस्पिरेशन जनरली लंग्स के थ्रू होगा, और कहीं पे हम देखते हैं जैसे अडल्ट फ्रॉग में थ्रू मॉइस्ट स्किन भी होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जिसको हम बोलते हैं। हार्ट की बात करें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 अट्रिया होते हैं, 1 वेंट्रिकल होता है, और हमने देखा है कि हार्ट 3 चैम्बर्ड होने की वजह से इनमें जो डबल सर्कुलेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट होता है, और मिक्स्ड टाइप ऑफ ब्लड को पंप कर दिया जाता है। उसके बाद ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, पाइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं कि अपनी बॉडी का ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि विंटर्स में एकदम ये गायब हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट हमने बात करी थी इधर रिप्रोडक्शन की, तो हमने देखा इनमें जो रिप्रोडक्शन में सेक्सेस जो होते हैं भाई सेक्सेस सेपरेट होते हैं, जिसकी वजह से मेल फीमेल अलग से ही दिखता है बाहर से ही। जैसे मैंने एग्जांपल मैंने दिखाया कि हमारी फ्रॉग में ये दिखने को मिलता है ज्यादातर। उसके बाद हमने देखा कि ये जनरली एगलिंग होते हैं, ओविपेरस होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन बाहर सराउंडिंग वाटर में हो जाती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलपमेंट हो जाता है जाइगोट के बाद क्या होता है कि वहां एक लार्वा बनता है, जैसे टैडपोल लार्वा फ्रॉग के केस में हमने लिया तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एक टैडपोल लार्वा के थ्रू हो जाती है। फिर लार्वा की बॉडी में कुछ चेंजेस आती है, जैसे टेल का लॉस होना, और उसके बाद उसमें क्या होता है कि गिल्स का लॉस होना। तो भाई इन चेंजेस को हम नाम देते हैं मेटामॉर्फोसिस, और ये कन्वर्ट होता है अडल्ट में, ठीक है ना। उसके बाद हमने बात करी थी, इसके अलावा हमने बात करी थी एग्जांपल्स में, तो एग्जांपल्स में हमारी एनसीईआरटी ने 2 दिए हैं, एक तो टेल्ड एम्फीबियन जिसमें हमारा सलामेंड्रा आ जाएगा, और दूसरा जो है भाई वो है टेललेस एम्फीबियन जिसका नाम क्या है, फ्रॉग है। तो इस तरीके से बच्चे आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और आज के क्लास में हमने क्लास एम्फीबिया को डिटेल में पढ़ा, और मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें हम क्लास रेप्टिलिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे।